नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन 4 टॉपिक्स पर। ये 4 टॉपिक्स एक सैनिक की जिंदगी में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जरूर एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूं तो मैनेजमेंट पर बात करने वाली यूट्यूब पर कई सारी चैनल्स हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट एक सैनिक की जिंदगी में कुछ खास फिट नहीं बैठता। एक सैनिक 2 हिस्सों में अपनी जिंदगी बिताता है, एक ऑन सर्विस लाइफ और एक आफ्टर सर्विस लाइफ। एक फौजी बहुत ही कम उम्र में रिटायर्ड हो जाता है। ऐसे में कई सारी चुनौतियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं। इसी चुनौतियों में से एक का नाम है अपना खुद का मकान। सभी का सपना होता है कि अपना एक खूबसूरत सा मकान हो, और मकान वैसे भी एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। एक फौजी अपनी सर्विस के दौरान ज्यादा से ज्यादा एक अपना खूबसूरत सा मकान ही बना पाता है, या ज्यादा से ज्यादा एक और प्लॉट खरीद पाता है। इतनी अच्छी तनख्वाह और ज्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद भी बहुत कम फौजी ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा कुछ कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कितना अच्छा हो कि हमारा खुद का एक अच्छा सा मकान भी बन जाए और हमारा भविष्य भी अच्छे से मजबूत बन जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इसके लिए जरूरत है मकान के बारे में सही और सचोट प्लानिंग करने की। मकान की प्लानिंग करते वक्त हम बहुत सारी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से भविष्य में लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, और पैसों की कमी की वजह से हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मकान की सही प्लानिंग के बारे में। एक सैनिक की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकान के कुछ खास मुद्दों के बारे में। मकान कब बनाया जाना चाहिए? सर्विस के दौरान ही मकान बनाया जाए या सर्विस के बाद मकान बनाया जाए? 5 साल की सर्विस के दौरान मकान बनाया जाए या 13-14 साल की सर्विस के दौरान बनाया जाए? मकान कितने बजट में बनाना चाहिए? क्या सर्विस का आधा पैसा मकान में लगाना चाहिए या सर्विस का पूरा पैसों से बड़ा सा मकान बनाना चाहिए? और सबसे अहम और जरूरी चीज, फ्लैट खरीदे या अपनी जमीन, अपना प्लॉट खरीदकर उसी के ऊपर अपना प्लानिंग से मकान बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ सैनिक मंत्रा। हमने बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों से बात की और मकान के बारे में उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ बड़े प्यार से शेयर किए। दोस्तों, हमारी आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा टॉपिक कहां पर जा रहा है। वरना कई सालों बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तब शायद आपको अफसोस होगा कि पहले ये वीडियो देख लिया होता तो आज मैं कुछ और ज्यादा कर सकता था। तो आप अगर वाकई में मकान की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे पहले कि आप मकान की कुछ भी प्लानिंग करें, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई ये किताब है, और यह किताब पूरी तरह से व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन पर लिखी गई है। बेस्ट सेलर हुई थी ये किताब। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को साझा किया है। मकान की प्लानिंग करने से पहले आपको यह समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि पैसों की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से समझ नहीं पाते। एक बार फिर सुनिएगा, पैसों की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से समझ नहीं पाते। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो लोग समझते हैं कि वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो लोग समझते हैं कि हम संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। इसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है कि जो चीज आपकी जेब में पैसे डालती है
वो आपकी संपत्ति है, और जो चीज आपकी जेब से पैसे निकाल के ले जाती है वो आपका दायित्व है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि संपत्ति किसे कहते हैं और दायित्व किसे कहते हैं। मकान, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, महंगी कार, ये सब दायित्व की कैटेगरी में आते हैं। पहले इसे खरीदने का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा, उसके बाद हर महीने इसके मेंटेनेंस और इसके बिलों का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि वाकई में आप क्या कर रहे हैं। आप संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं या दायित्व को इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब आपके दिल में यह प्रश्न उठेगा, क्या हमें मकान नहीं बनाना चाहिए? हम ये नहीं कहते कि आपको मकान नहीं बनाना चाहिए, हम ये कहते हैं कि एक सैनिक की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए आपको मकान के प्लानिंग को सही से मैनेज करना चाहिए। हमने बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों से बात की और मकान के बारे में उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ बड़े प्यार से शेयर किए। आइए एक कंपैरिजन के जरिए इन अलग अलग अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उन भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं जो शॉर्ट सर्विस करके रिटायर्ड होके आए हुए हैं, यानी कि 15 से 17 साल की नौकरी करके वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। आप एक उदाहरण ले लीजिए कि मैं एक सैनिक हूं। अब एक सैनिक के पास, मेरे पास कोई ज्यादा पूंजी एक साथ में इकट्ठी नहीं होती है, तो मैं 7 से 8 साल की नौकरी तक धीरे धीरे पूंजी इकट्ठी करता हूं, रकम इकट्ठी करता हूं। उसके बाद नजदीक वाले शहर में, नजदीक वाले टाउन में मैं एक अच्छा सा प्लॉट खरीदता हूं। उसके बाद उसी प्लॉट पर मैं अपना एक अच्छा सा मकान बनाने की प्लानिंग करता हूं और धीरे 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 पूंजी इकट्ठी करके मैं उस पर मकान बनाना शुरू करता हूं। जब तक ये मकान खत्म होता है मेरा, जब तक ये मकान मेरा तैयार हो जाता है, तब तक मेरी 13 से 14 साल की सर्विस भी खत्म हो चुकी है और मकान में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया लग चुका है। अब मैं 15 से 17 साल नौकरी करके रिटायरमेंट ले लिया हूं। अब होता क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब जब मैं शॉर्ट सर्विस करके रिटायर्ड हुआ हूं तो मेरी उम्र अभी यंग है, अभी काम करने के दिन है। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद अपने लिए गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की कोशिश की और गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए मैंने काफी सारी तैयारियां भी की। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर भूतपूर्व सैनिकों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। तो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस लगा लेता हूं, जिससे कि मेरी इनकम बनी रहे और मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। लेकिन बिजनेस चालू करने के लिए जो मिनिमम बैलेंस चाहिए उतनी रकम भी मेरे पास जमा नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने 30 लाख रुपए यानी कि 13 से 14 साल की सर्विस की पूरी कमाई अपने एक मकान में ऑलरेडी लगा दी है और ऊपर से मुझे बिजनेस का अनुभव भी नहीं है। तो मैं ये सोचता हूं कि, और मैंने कर्जा लेके बिजनेस किया है और मेरा बिजनेस नहीं चलता है, तो मैं अपने बिजनेस का कर्जा कैसे उतारूंगा। अब मेरे पास तीसरा और आखिरी रास्ता यह बचता है कि मैं प्राइवेट फील्ड में अपने लायक कोई छोटी मोटी जॉब कर लूं। अब मैंने छोटे शहर में ही अपना मकान बनाया था, तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। जब प्राइवेट फील्ड में छोटे शहर में मुझे कम सैलरी वाली जॉब मिलती है, तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए पर महीना, और मेरे घर से दूर 100 किलोमीटर दूर मुझे 25 से 30 हजार रुपए की जॉब की ऑफर आती है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैंने अपने शहर में अपने नजदीक ही इतने प्यार से मकान बनाया है और मेरा परिवार उसी मकान में रह रहा है, अब मैं ये सोचता हूं कि इससे बेटर है कि मैं छोटी तनख्वाह वाली ही जॉब सही, लेकिन अपने ही मकान में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर ही उस जॉब को ले लूं और अपना जीवन व्यतीत करूं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि मैंने 25,000 की जॉब को ठुकरा कर 15,000 की जॉब इसलिए ले ली क्योंकि मेरा मकान इसी शहर में बना हुआ है। सीधा मतलब ये होता है, हर महीने का 10,000 रुपए का मैंने घाटा कर लिया। और इसके अलावा भी आप सोचिए कि 30 लाख रुपए जो मैंने मकान में लगा रखे थे, वो मकान से मुझे कुछ भी इनकम नहीं मिल रही
और उसके अलावा अगर आप 30 लाख रुपए को सिर्फ आधा % पर महीने का ब्याज भी गिनेंगे तब भी आपको 15,000 रुपया हर महीने चुकाना पड़ रहा है। 10,000 नौकरी का घाटा और 15,000 मकान में लगी हुई लागत का घाटा, हर महीने 25,000 रुपए का लॉस कर दिया। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। मेरा ही एक साथी मेरे साथ ही रिटायरमेंट लेकर आया है और मेरी तरह वो भी शॉर्ट सर्विस करके ही वापस आया है, लेकिन उसने ऑन सर्विस मकान बनाने की कभी कोशिश नहीं की, ना मकान के लिए पूंजी इकट्ठी करने की कोशिश की। लेकिन उसके बदले में उसने एक और काम किया। क्या काम किया कि उसने हर महीने अपनी सैलरी से सिर्फ 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उसने इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया और रिटायर्ड आते टाइम भारी मात्रा में कैश अपने साथ लेकर आया। किस तरह से इन्वेस्ट किया जरा देख समझते हैं। उसने हर महीने अपनी सैलरी से सिर्फ 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उसके ऊपर उसे सिर्फ 10% सालाना, सिर्फ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब जब वो 15 साल तक ये रकम 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसने कुल रकम इन्वेस्ट जो की है उसकी रकम बनती है 23,04,000 रुपए। एक बार फिर सुनिए, कुल रकम बनती है 23,04,000 रुपए। लेकिन 15 साल के बाद जब वो पैसा उसे रिटर्न होता है वो रकम बनती है 56,45,237 रुपए। रकम एक बार फिर से सुनिए, 56,45,237 रुपए, यानी कि सीधा सीधा 33.5 लाख का मुनाफा उसने अपने इन्वेस्टमेंट से कमाया। अब क्या होता है एक बार कंपेयर करके समझते हैं। एक मैं हूं जिसने ऑन सर्विस ही पूरी पूंजी इकट्ठी की और अपने मकान बनाने में लगाई, तो मेरे पास क्या हो रहा है, अब मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है और मेरे दोस्त को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। मैंने सोचा कि मैं बिजनेस कर लूं, लेकिन मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, जबकि मेरे दोस्त के पास बिजनेस करने के लिए काफी मात्रा में पैसे हैं। चलिए बिजनेस नहीं किया तो आखिरी ऑप्शन कि मुझे प्राइवेट फील्ड में नौकरी करनी पड़ रही है। अब नौकरी के लिए मैं दूसरे शहर में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकान यहां पर बना हुआ है, लेकिन मेरा दोस्त जिसका मकान यहां पर नहीं बना हुआ है, जिसने ऑन सर्विस मकान नहीं बनाया है, वो किसी भी शहर में जाने के लिए तैयार है। वो ज्यादा सैलरी लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसके पास इतना पैसा भी है कि वहीं पर जाकर अपना मकान खरीद सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे वाला आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। मान लीजिए कि आप ये 56 लाख रुपए को बिल्कुल टच नहीं करते और 15 साल के बाद आपने इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जो 12,000 पर महीना आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी आपने बिल्कुल बंद कर दिया और इसी 56 लाख रुपए को एक लमसम अमाउंट के रूप में आपने सेम स्कीम में रख दिया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5,51,00,000 रुपए। उसके बाद आप चाहे अपने परिवार के साथ बीच पे बैठकर चाय पी रहे हो, आप अपने परिवार के साथ कहीं हॉलीडेज मना रहे हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ एक सही डिसीजन की वजह से आपके पास 5,51,00,000 रुपए कैश बन जाएंगे। अब ये तो बात हुई शॉर्ट सर्विस वालों की। अब बात करते हैं जिन्होंने लॉन्ग सर्विस करने का डिसीजन लिया है, उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग सर्विस करने का डिसीजन लिया है तो आप क्या कीजिए कि शुरुआत में स्टार्टिंग के 15 साल तक आप इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए। 12,000 पर महीना इन्वेस्ट कीजिए 10% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। जब आप 15 साल में आपके पास सेम अमाउंट बन जाएगा 56 लाख रुपए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर भी आपके पास 5,51,00,000 रुपए की राशि बन जाएगी 60 साल की उम्र में। जब आपने 15 साल के बाद ये इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है तो उसके बाद आप अपने मकान की अच्छे से प्लानिंग करके आपकी सैलरी से ही आप अपना अच्छा सा मकान बना सकते हो। लेकिन मकान बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आगे आने वाले समय में मकान के लिए राशि जमा नहीं करनी है, बल्कि छोटा मोटा डाउन पेमेंट भर के आपने ऐसी जगह पे मकान अपना चॉइस करना है कि डाउन पेमेंट भर के आप लोन ले लीजिए। जहां पर लोन उपलब्ध हो ऐसी जगह पे आप अपना मकान चॉइस कीजिए। अब आप जब लोन से मकान बनाओगे तो आपके खुद के पैसे कहीं पर वेस्ट नहीं होंगे और लोन के पैसों से आप अपना अच्छा खासा मकान
आराम से बना लोगे, क्योंकि आपने लॉन्ग सर्विस करने का डिसीजन लिया है, तो आपके पास काफी वक्त है कि आप अपना अच्छा सा मकान डेवलप कर लो। अब इसमें भी सोचने वाली एक बात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टार्टिंग के 15 साल में ही अपना मकान बना ले और उसके बाद में इन्वेस्ट करना शुरू करें? नहीं, देखिए इसमें बहुत सारा डिफरेंट पड़ जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू किस तरह से काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एक आदमी जिन्होंने स्टार्टिंग में 15 साल इन्वेस्ट किया है और बाद में इन्वेस्ट करना बंद भी कर दिया, 60 साल की उम्र में उसके पास अमाउंट बनता है 5 करोड़ 51 लाख रुपए। एक सैनिक ऐसा है जिसने 15 साल तक अपना मकान बनाया और 15 साल के बाद में 16वें साल से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। 60 साल की उम्र में आपके पास जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख। यानी कि सीधा सीधा आपको 4 करोड़ से ऊपर ऊपर का नुकसान हो गया। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की जादू है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट की खूबसूरती है। कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। पूरे वीडियो का सार यह है कि आपको मकान की प्लानिंग करने के बारे में क्या करना है। सबसे पहले तो आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन में क्लियर हो जाइए कि आप शॉर्ट सर्विस करना चाहते हो या लॉन्ग सर्विस करना चाहते हो। उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, री इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद में आप मकान की अच्छे से प्लानिंग करें और अपने भविष्य को सिक्योर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा हमारे फौजी भाइयों को फायदा पहुंचाइए, ताकि उनके भविष्य को और ज्यादा मजबूत बनाने में हम लोग मदद कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए 2 टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।